Now, say my name. 渦巻ナルトだ。砂漠のガーラ。マカラウチハ。畑かかしって名前だ。内葉サスケ。一つ。我々はペイン。内葉オビトだ。Now. गुड कार्तिक। चलो शुरू करते हैं। काफ़ी यार रील्स देखने लगे हैं, मतलब गलत बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम कहाँ पे थे? पाइथन पे थे, राइट? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, अरे 2 मिनट, एक चीज़ और ऑन करनी है, वो है ये। हाँ, रात के 12 बजने वाले हैं भाई। चलो, तो ये ख़त्म करना था, राइट? करते हैं चलो। Hello Python students. In this tutorial, we will see nested loops. We have studied two different types of loops, while and for. And nesting can be done using these two loops in any order, as in for inside for, while inside while, for inside while, or while inside for. All 4 different variations are possible with respect to nested loops. Now we will see 4 different examples where these 4 different types of nesting is used. Problem statement 1, find all prime numbers less than the entered number. Here, as per the test cases, we have to give one number as an input, and the Python program should return all the numbers which are lesser than the entered number, and at the same time the numbers has to be prime numbers. For example, if the input number is 9, then the expected output should be 2, 3, 5 and 7. Similarly for 15, where it should be 2, 3, 5, 7, 11 and 13. For input 3, it should be only 2. Whereas for input 2, the Python program should not print any output because there is no prime number which is lesser than 2. Same for last test case where input is 1. Now let's look at the Python code which represents this problem statement. In this, देखो इसके नाम लगाएंगे फॉर लूप। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं हाइड, और वेट ए सेकेंड, इसको लगाया यहाँ पे। इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। चलो जी, यहाँ पे कराएंगे हम। सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेंगे हम n के अंदर और उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। ठीक है, अब फॉर लूप लगाएंगे जो चलना चाहिए n तक। ठीक है, एंड n तक चलना चाहिए। अब क्या है कि जो I है that should be divided by 1 and itself only. It should not be divided by 2, 3, 4, हाँ anything। ठीक है, तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्या रहता है भाई? एक और फॉर लूप लगा दें, मतलब वो चेक करेगा वेदर दिस इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर लेसर देन दिस। तो वहाँ पे लगाएंगे फॉर जे इन, तो वो तो ऑलरेडी लगा रखा है ना हमने यहाँ पे। अच्छा हाँ, हमें सारे नंबर रिटर्न भी करना है। ठीक है, दूसरा भी लगेगा फॉर जे इन रेंज आई। ठीक है, अब इफ आई percentile j is not equals to is equals to 0, then break और continue। break करते हैं इसको। ठीक है, जाओ दूसरा j ढूंढ के लाओ। ठीक है, else हम प्रिंट कर देते हैं जे को। प्रिंट कर देते हैं जे को, नहीं जे को प्रिंट नहीं करेंगे, जे तो कर रहे हैं डिवाइड। तो वो सारे के सारे जब चेक हो जाएं उसके बाद में आई को प्रिंट करना है, राइट? तो फिर
एक बार तो ब्रेक हो गया, दूसरी बार ब्रेक करेंगे तो शायद ये वाला ब्रेक होगा। तो फिर प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, आई हो जाना चाहिए शायद। देखो आई लेट्स सपोज है 5, तो 1 तो आएगा ही आएगा। तो फिर इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं कि ये 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और आई तक जाना चाहिए। और स्टेप तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय 1 ही होता है, तभी 2 से डिवाइड करके देखेगा। अगर 2 से डिवाइड करके 0 आ रहा है तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे जाएगा या सीधा ऊपर जाएगा, ब्रेक कर रहे हैं ना हम, चलो देख लेते हैं, आज पता चल जाएगा। प्रिंट आई, हाँ ठीक है, प्रिंट आई को जे भी कर लो यार, लेट्स सपोज 5, 0 1 1 1 2 1 3 2 4 2। क्या कर दिया इसने, 5 आया। तो 5 से नीचे वाले नंबर 0 1 2 3 4, फिर जे चलेगा 2 से। सबसे पहले तो आई कितना 0 है, तो 2 से 0 तो चलेगा ही नहीं, फिर 2 से 1 भी नहीं चलेगा, फिर 2 से 2 वो भी नहीं चलेगा, फिर 2 से 3, हाँ तो ये चलेगा। 2 से 3 चलेगा कितनी बार, एक बार। तो फिर यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2 जो कि नहीं हो रहा है, 0। तो फिर ब्रेक, ओ ये नहीं हुआ, लेकिन नीचे वाला तो प्रिंट होगा ना, है कि नहीं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि लाइक हमें सभी के सभी आई के साथ में देखना है, अगर किसी भी आई के साथ में नहीं होता तब उसको प्रिंट करना है। अगर किसी भी आई के साथ में नहीं होता है, भाई बहुत गर्मी हो रखी है यार। क्या करेंगे इसमें, अच्छा इसने फ्लैग कर रखा है, तो ये फ्लैग का यूज़ भी कर सकता है। अगर फ्लैग ट्रू होता है, फ्लैग जो कि हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, सॉरी फॉल्स रहेगा, ठीक है। लास्ट में चेक करेंगे, अगर फ्लैग फॉल्स ही है तो प्रिंट कर देंगे, अगर वो ट्रू हो जाता तो फिर कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे लाएंगे if flag equals to false, then print I, ठीक है। अब देखते हैं, 5 प्रिंट किया, 0 1 2 3, कूल, सभी के सभी प्राइम नंबर्स ही हैं। आई एम नॉट श्योर 0 या 1 काउंट होता है प्राइम नंबर में या नहीं, अगर वो सीन है तो फिर यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, देख लेते हैं। कहाँ गया, वो है यहाँ पे, हम करेंगे प्राइम नंबर्स A prime number is a natural number greater than 1 that is not a product of two smaller natural numbers.
ग्रेटर देन 1 होता तो फिर इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा, और 2 1 से डिवाइडेड है और 2 से खुद से भी डिवाइडेड है। दैट्स इट, सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे लेट्स सपोज 10। तो 7 कहाँ गया भाई? 7 के केस में क्या हुआ? 2 3 है, ठीक है, मान लिया। 5 कहाँ गया? तो जैसे ही 5 आएगा, पाँच आया तो हमने 2 से स्टार्ट किया। 5 जैसे ही आया तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5। अच्छा हाँ, पर 5 से छोटे वाले प्रिंट करने हैं। एग्जैक्टली। और हमने क्या डाला था? हमने 10 डाला था शायद। देखते हैं कितना डाला था हमने। 10। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पे आया 7 या फिर 5 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे जे चला 2 to 5। जे चल रहा है 2 to 5, यानी यार इसको 5 को इंक्लूड करना चाहिए शायद। +1 लगा के देखें। 10 करते हैं, सॉरी 10। एंटर। 10 नहीं, +1 नहीं लगेगा, मतलब सिस्टम हिला दिया इसने को। 2 3 5 आया यहाँ पे, तो फिर आई की जगह क्या हो गया? 5 हो गया। 2 से 5 तक चलेगा, 2 3 4। तो फिर 2,3,4। ठीक है, तो जे हो गए ये, जबकि आई कितना है? आई है 5। 5 डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा, तो फिर 2 भी नहीं हुआ। 5 तक जा नहीं रहेगा, क्या सीन है? ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट दिस इज आई। दो आया जैसे ही, तो 2 यहाँ पे गया। 3 आया जैसे ही, तो दिस इज 3। हमने कितना डाला? n डाला हमने 10, तो यहाँ पे कितना आया? 3। ठीक है, #3। और यहाँ पे भी कितना हो गया? #3। 3% j। एक बार भी ट्रू नहीं होगा, तो फिर वो चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो फिर 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर वो वापस से ऊपर जाएगा 4 होने के लिए। 4 में लेकिन वो हो जाएगा, तो ठीक है। 5 होने के लिए ऊपर गया। दिस इज़ 5 ये, तो यहाँ पे हुआ 5। आई है 5, यहाँ पे भी हुआ 5। तो अब ये 2 3 4 तक चलेगा। 2,3,4। दैट्स इट। ये तो हुए जे। ठीक है, और आई कितना है हमारा? 5। तो फिर 5 डिवाइड बाई 2 0 नहीं होता, फॉल्स है ये, तो अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं गया तो फिर वापस इधर आएगा, 3 पे जाएगा। 5% 3, ये भी नहीं है, तो अंदर नहीं जाएगा। 5% 4,
ये भी नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, तो 5 होना चाहिए था प्रिंट, क्यों नहीं हुआ? प्रिंट फ्लैग 10, this is J, print this is this is I2, 2, this is I3, this is I, this is 2, ओके यहाँ पे J लिखना है, वेट अ सेकेंड, J, मैं 5 तक ही चला रहा हूँ, सॉरी 6 तक, ओके, सो दिस इज I2, 2, दिस इज I3, J2, तो फिर फॉल्स 3, 4 2 ट्रू, ठीक है, 4 3 ट्रू, 4 3 ट्रू कैसे हो गया? ओ ठीक है ठीक है, एक बार ये होने के बाद में मेरे को इसको मतलब ट्रू हो गया, दैट्स सपोज, ठीक है, तो इसको वापस से फॉल्स करना पड़ेगा, flag is equals to false, अब करेंगे 10, अब आ रहा है ना 2 3 5, अब तो 7 भी आएगा, प्रिंट वाले सभी को उड़ा देते हैं एक बार के लिए, हैश हैश हैश, इनको बना दिया हमने कमेंट्स, ऊपर लिखेंगे 10 2 3 5 7, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प करके लेकर किया है, ओके। तो ऐसे ही बनते हैं भाई कोड जब आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है। वैसे ये माइंड में आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है इसलिए मैं वापस से पढ़ रहा हूँ, ओके। सो ये हो गया, चलो जी, कर दिया सर हमने फाइंड, ठीक है, पानी भी ख़त्म हो गया, सही है। चलो इतना, अब ये देखो मैं इतना पानी लेके आ रहा हूँ फिर। Code. The first line we will accept the number from user using input function, then convert it to integer and store it in a variable named num. If the number is greater than equal to 2, we will simply print 2, as we know is the only even number which is prime. Hence, we will have this particular if condition specific to number 2. If entered number is greater than equal to 2, print 2. And we are using this end space over here so that every time print function will print a number in the same line. Then for numbers 3 onwards, we are using this for loop which will iterate from 3 to the entered number. We will set the flag to false. Now, as we want to find all the numbers which are lesser than the entered number, we will use this particular I as an input for next particular loop. Therefore, the range for inner for loop will be from 2 to I. The outer loop will iterate from 3 to the entered number, and each of those numbers will be later on checked whether they are prime or not using the inner for loop. Therefore, we are doing this particular operation I modulo j, and if the result is 0, then we are setting flag to false. That means there exists at least one number which is j in this case dividing I. Hence, flag will set to false and we will break the loop. This particular break statement will break only the inner loop, because if this condition satisfies, we can term that particular number as not prime. If this flag, तो ये वाला जो फॉल्स फ्लैग है इन्होंने यहाँ पे हमने यहाँ पे नीचे लिखा था, ठीक है, और इन्होंने इक्वल टू 0 पे फॉल्स किया, ओके,
शुरू से फॉल्स मानते हुए आए हैं, ठीक है, और फिर ब्रेक कर दे रहे हैं। अच्छा ये ब्रेक कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, जैसे ही फॉल्स हो गया ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर इसके अंदर घुसा तो ब्रेक कर दो, अगर इसके अंदर नहीं घुसा है तो फिर ट्रू करो और फिर उसको लिख दो। never becomes false, then we will set it to true, saying it is a prime number. Then at the end, outside the loop, we will check if flag. ठीक है, तो हमें फ्लैग कहाँ पे लगाना चाहिए था? जहाँ पे हमें ये लग रहा था कि लाइक 2 तो फॉर लूप तो बनेंगे ही बनेंगे, पर फ्लैग की ज़रूरत हमें तब पड़ रही थी जब हमें ये डिसाइड करना था कि बार बार मतलब वो एक जो लूप है, जैसे कि जो नीचे वाला जो लूप है, जे वाला जो लूप है, वो पूरा का पूरा चलना चाहिए। फिर हमें पता चलना चाहिए कि मतलब कोई एक नंबर भी उसमें से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एक भी नंबर डिवाइड करता है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है फ्लैग से, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे फ्लैग का यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये 2-3 तो कंसेप्ट बना ही लो। अगर कोई भी कोड वोड लिखना है तो फ्लैग कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं। Is true or not. If flag is true, we will print that number as prime once again using n, which will print it in the same line. Now let's try to execute this code using some of the sample tests. ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट। Number of traders and number of transaction is unknown. Working in a trading firm. Information regarding number of traders and number of transactions is unknown. Now if you look at the test cases, first we are getting employee ID of the trader, then we are getting different trade values either in terms of profits or loss for that particular trader for whom this particular trade ID is. We are stopping accepting these trade values when we receive 0. As we go on accepting and calculating the total trades for each trader, at some point we will receive the employee ID as -1, and that's the place where we should stop the execution of our program. Which means now we require 2 loops. One loop which will accept the values for all these traders and it will stop when we reach to -1, and one more loop which will accept all these trade amounts for each trader until it receives 0. Therefore, a while loop is more suitable solution because we cannot predict how many traders will be there. At the same time, we cannot predict how many transactions will be there as given in the problem statement. So let's try to write a Python program which contains 2 nested while loops, one for number of traders and second for number of trades. First, we will accept the employee ID. Then if employee ID is not equal to 1, keep accepting the information for new employee every time. Then we will accept the trade value. We will declare one variable profit underscore loss as 0. This particular variable will be used to calculate the final amount of trade irrespective of whether it's a profit or a loss. Then if trade amount is not equal to 0, then we will continue to accept the trade amount from the trader. Before that, we have to add the previous trade value into this particular variable profit underscore loss. This loop will continue until we receive value 0, which is the stopping condition for the trade values. Once that happens, we will print the result of that particular trader using formatted printing like this, where this represents a variable employee ID and this represents variable profit loss. At the time of printing, the values which are stored against these variables will be replaced and then the statement will be printed. Once that is executed for one employee, then we will accept the employee ID of next employee until we get -1 as an input. Similarly, for that new employee, all these steps will be executed and the final profit or loss value will be printed. Now let's try to execute this Python code for the given test cases. This will be the output of the given program with respect to given test cases. First, we entered the employee ID SJ323. We got the expected output 57558. Then the program continued because we entered PK874, not -1. We kept it. 56,000 प्लस 3,000 ये हो गए 59 और 500-400 करेंगे 56 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 60 हो गया। ठीक है, एक बार के लिए 60 मान लेते हैं इसको। 60,000 माइनस 24 तो ये हो गया 55 ओह सॉरी 56 या 60 में से अच्छा 24 जा रहा है, सॉरी। हाँ ठीक है, तो 3 भी घटाएंगे तो 57 आएगा ना,
तो 57 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, 57 पॉइंट समथिंग, तो ये रहा 57 पॉइंट समथिंग। Entering the all trade values and it stopped when we entered 0. We got the output which is 10853. Then similar thing happened for this employee VM578, then for AT194, and then at the end when we entered the employee ID as -1, the execution of this Python program stopped. This is exactly what the given problem statement suggests. Now let's look at a different variation of nested loop. Third problem statement: find the day-wise total rainfall for the entered duration of time, for example week, month, etc. Now as per the test cases, we have to enter number of days, and then for each day from 1 to that number n, we have to accept different values of rainfall for that particular day. Then we have to keep accepting these numbers till we get -1, and the output should be the total rainfall of that particular day. Therefore, for day 1, the total rainfall is 10 plus 15 plus 19 plus 5, which is 49. We will keep doing this for 7 different days. Hence, we have to accept these values 7 different times, means 7 iterations. As this number is fixed, we can clearly decide that for loop is a better suited option for this outer loop, whereas the inner loop should accept these rainfall values till it gets -1. Therefore, while loop is a better suited solution. If you look at day 5, only entered number is -1, which means there was no rainfall on that particular day, hence the total is 0. Now let's try to write a Python program which represents this problem statement using nested while inside a for loop. We will accept the number of days from the user. Then we will run the for loop from 1 to days plus 1. 1 to days plus 1 because we are calling first day as day 1 and the last day as day 7 instead of 0 to 6. Declare one variable total and initialize to 0. Accept the first value of rainfall for day 1. Then keep accepting such rainfall values for each day until we get -1. Keep adding these rainfall values into variable total. Whenever we get -1, we will stop the inner iteration, which is this for loop, and then this particular print statement will print the total rainfall for day. 0 will be replaced by I and 1 will be replaced by total. Therefore, in case of day 1, it should print total rainfall for day 1 is 49. Let's execute this particular Python code with the given test cases. Enter the number of days 7, then rainfall for that particular day 10, 15, 19, 5, and to stop it -1. Hence the total rainfall for day 1 is 49. Then similar ये हो जाएगा भाई, अब ब्रेक कंटिन्यू में चलता। टरा टरा we will discuss 3 new keywords: break, continue, and pass. Let's start with break. In order to demonstrate the use of this keyword break, let's define a problem statement. I want to accept an email ID from the user using the input statement, and after that I want to print only the username part of that particular email ID. For example, my email ID is xyz123@iitm.in. In this case, the output should be only the username part of this particular email ID, which is xyz123, which means I have to write a loop in such a way that it will print every character in the input email ID till it reaches this @ character. As soon as it reaches this character, the loop should stop. Let's try to translate this into a Python code. Email is equal to input for C as in character in email. If character is equal to @, then we will use the keyword break, or else we will print the character. First, let's execute the code. तो बहुत ईजी है भाई। हाँ, तो ब्रेक का क्या करता है? ब्रेक बस कोड को तोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर लूप लगाएंगे, सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं ना। ये ले लिया हमने इनपुट, और ये इंटीजर में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और आई इन एन, ठीक है। इफ़ I is equals to @, देन क्या कर दो, ब्रेक कर दो, else क्या करना है, यूज़र कॉन्कैटिनेट करेंगे, यूज़र प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है। लास्ट में कर रहे हैं प्रिंट यूज़र, ठीक है। अभी डालते हैं वैल्यूज़, तो वैल्यू क्या होगी, xyz@yahoo.com,
XYZ आ गया। जैसे ही एट द रेट आ गया, ब्रेक कर दिया, आगे वाला कुछ भी नहीं लिखा, तो वो पूरे लूप को ही ब्रेक कर देता है फिर। ठीक है, अभी जैसे कि मैं लगाता हूँ XYZSE, फिर वन मोर एट द रेट, फिर आएगा लोको, फिर वन मोर एट द रेट, फिर वायु 1 2 3। अब एक एट द रेट यहाँ पे, एक एट द रेट यहाँ पे है। जैसे ही इसको हिट करेगा, बाकी वाला कुछ भी रन ही नहीं होगा। तो यहाँ आना चाहिए XYZSE, दैट्स इट, XYZSE। कूल, चलो नेक्स्ट। And then we will see how it is working. Hence at the rate. And this particular if block. अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लगा दूँ तो आई गेस ये ऐड को स्किप कर देगा शायद, लेट्स सी। तो था xyz@yahoo.com @123। सी, इसने ऐड को स्किप कर दिया। यहाँ पे ऐड था एक तो, और एक यहाँ पे था, तो स्किप कर दिया। कंटिन्यू यही करता है, जैसे ऐड मिला अरे वापस चलो, ब्रेक हो गया अरे निकलो बाहर, कंटिन्यू वापस, ब्रेक निकलो बाहर। Will be executed. In this case, this particular statement break will execute. और अगर पास लिख दूँ तो XYZ@tomorrow डबल आर आता है ना टुमारो में, याद नहीं आ रहा भाई, कोई बात नहीं, यस्टरडे लिख देता है, यस्टरडे एंड देन वन मोर एट 1 2 3 एंटर। पास ने भी बस इसको पास कर दिया है। And the execution of this for loop will be stopped immediately. As soon as that happens, computer will directly jump to the next line, which is outside this particular loop, which is this line number 7. And at line number 7, we have not written any code. Hence, it will terminate the entire Python code. So based on this information, we can easily relate this keyword break to a specific statement which we have studied earlier in computational thinking called exit loop. The functionality of exit loop and break is identical. It simply stops the execution of the current executing loop. And as I mentioned, loop, which means this break state, the name later. In such a case, we'll display output because, as I said, I want this particular domain name on the next line. That can be easily done by adding one print statement over here with empty quotes. Let's execute again. XYZ123 IITM.in. We got username as a first line and domain name as a second line. We got the required output, but still we have to see how this particular keyword continue works. As soon as we reach to this character at the rate, that's the place this if condition will become true. Then we are printing an empty string. As you remember, we are writing this particular line only to shift that particular domain name to next line. So it doesn't have any specific relation to this particular keyword continue. After this print, computer will come to this particular keyword continue. This is the place where instead of stopping the entire for loop, it will simply skip one iteration in between, which means whenever computer come across this particular keyword continue, it simply jumps to next value in the given sequence. In this case, whenever computer reaches to at the rate, it comes to continue, and because of that, it skips that iteration and moves to next character, which is I. Same thing for next I, then want to AND, which is all the numbers which are divisible by 3. And I'm still not sure what to do with second category. I'm sure you all can write this particular code, so let's start with it. For x in range 11, because I want numbers from 0 to 10, if x mod 3 is equal to 0, print x. It will print all the numbers from 0 to 10 which are divisible by 3. Perfect. So far it's correct. But if you remember, I mentioned I want to divide numbers into two categories, which means if numbers are not divisible by 3, then I should do something with those numbers. But at this point of time, I'm not sure what I want to do with those numbers. Hence, I cannot write any specific code inside this else block. What will happen if I leave it blank and execute this code? It says unexpected EOF while parsing. Don't think too much about these complicated terms EOF and parsing. The point is, you cannot leave else block blank as else, which means we have to write something inside that block. But as I said, at this point I'm not sure what I want to do with those numbers. This is the place where we will use the keyword pass. Now let's try to execute the code. As you can see, we are still getting the same output 0369 because of this print statement, which is printing all the numbers which are divisible by 3. But when it comes to else, it's not printing anything at all, because this keyword pass is just a placeholder. It performs no operation. It's a null statement in Python. Because of that, when we started with 0, now 0 is divisible by 3, so print 0, we got the output. Next, when the value of x became 1, and as 1 is not divisible by 3, we came across this else block, and when computer reached this particular keyword pass, it did nothing and went back
to next value of x, which is 2. Once again, it came to pass, did nothing, went back to x, next value 3, we printed 3, and so on till 10. Now you might wonder, what is the difference between this keyword pass and a comment? Because we have studied, computer ignores the comment. In this case as well, computer is behaving in the same manner. Let's see what happens if we write a comment, let's say, do nothing. Let's execute. Still we are getting that same error, unexpected UF while passing, which means there is a difference between comment and pass. And the difference is, whenever computer comes across a comment, it simply ignores it and jumps to the next line. But when computer comes across this particular keyword pass, it will not ignore the keyword, it will execute the keyword, but the meaning of this keyword is nothing. Because of that, ठीक है भाई, पास कुछ नहीं करता, पास इज जस्ट नल इन पाइथन. कंक्लूजन वीडियो. So you see a 5-year-old child, it can manage to speak. It can understand what you're talking. Maybe the kid cannot understand very complex vocabulary, high-end vocabulary, but easily the kid would know some 2,000 words. Right? He or she will be able to communicate with you very easily. You'll understand what he or she is saying, and she or he would understand what you're saying. Very similarly, we have completed 3 weeks of Python, and I would regard anyone who have finished 3 weeks of Python as a 5-year-old kid who can happily manage to talk. You can indeed start writing your code right now. In fact, you can write very complex code with just the triangle that I keep talking about, the if, the for, and while. That's all it is for programming. And the rest is a little more advanced stuff that will help you code well. But otherwise, logical thinking can be translated to, into action on a computer with just the idea of variables, if, for, and while. And we have done precisely that. And what is it that's pending from our side, rather from your side? You need to get novel with the kind of questions that you may want to answer. Do not browse. Of course, you can browse, get the questions, but then you should be able to think of your own questions for which you may want to code and answer. A puzzle that you knew from a long time. Maybe you want to try your computer to solve a puzzle. Maybe magic squares. Right? You can write a beautiful code to solve a 3x3 magic square. Try it, and you'll be thrilled to see that it works in like a fraction of a second at a great speed. And that's why computers are fun. Right? So with this, we conclude the 3rd week. I hope you people have enjoyed. ठीक है भाई, वीक 3 हो गया हमारा, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे. वीक 4, अरे भाई साहब. वार्म अप विद लिस्ट, बर्थडे पैराडॉक्स, नाइव सर्च इन ए लिस्ट. नाइस, ये मज़ा आएगा यहाँ पे. द ऑब्वियस सॉर्ट, ये भी मज़ा आएगा. डॉट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स एडिशन, अबे भाई साहब, मैथ भी घुसा दी. एंड कंक्लूजन. अरे 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 अरे, चलो ठीक है. मेरा मेन मोटिव यही था, बस आज वीक 3 कंप्लीट करना है, राइट? तो वो हो गया हमारा. काफ़ी दिनों से लगे हुए थे यार, मैं रोज़ कह रहा था कि आज वीक 3 कंप्लीट करेंगे, आज वीक 3 कंप्लीट करेंगे. फाइनली हो गया. हाँ, चलो अब वीक 4 कल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लाइव मैं बस पाइथन के साथ में आऊँगा. बाकी मतलब पाइथन ही यार मेन चीज़ है. जॉब वॉब तो पाइथन ही दिलाएगी ना. पाइथन हुआ, SQL हुआ. So you can shoot me any random questions on SQL as well. So shoot me in the sense of like brother, you can pick a complex project and start building in live. हाँ भाई, वो भी करना है यार. डेटा साइंस प्रोजेक्ट उठाऊंगा मैं. अभी के लिए तो पढ़ाई करनी है थोड़ा. मतलब मेरा मेन मोटिव यही है कि अभी के लिए ब्रशअप करना है स्किल को. पाइथन मेरा पढ़ा हुआ ऑलरेडी, बट मैं वापस से लास्ट में तो यही करना है. विदाउट प्रोजेक्ट तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. सो दैट्स द ओनली रीज़न. लाइक फर्स्ट आई नीड टू ब्रश अप माई स्किल्स एंड get my hand dirty with data. I still need to learn like pandas, NumPy, all those stuff. NumPy is there, then SciPy is there. Okay, and after this we have like those visualization, Matplotlib, Seaborn, Plotly. So I need to like go through every step. And but before that, yes, definitely we are going to make a project for sure. You can follow me on Instagram, on LinkedIn. LinkedIn पे like just type my name, Kartik Gold. It will be there. I will leave my LinkedIn ID here. linkedin.com/in/KARTIK/GAUR. Okay. ठीक है. तो और हाँ, मैं कैगल पे भी हूँ, तो कैगल वगैरह पे भी प्रोजेक्ट बनाएंगे. अभी तो स्टार्ट किया यार, डे 5th ही चल रहा है. अभी करते हैं, प्रोजेक्ट पे आते हैं 11th डे पे और समथिंग पे. ठीक है, चलो ठीक है,
हैव ए ग्रेट नाइट एंड लेट्स प्रैक्टिस मोर ऑफ पाइथन. ठीक है, चलो जी, बाय बाय, जय सिया राम.